दोस्तों, महाकुंभ का मेला हो और उसमें कोई घटना ना हो, कोई चमत्कार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी क्रम में दोस्तों, इस बार जो महाकुंभ मेला लगा हुआ है, उसमें पहले दिन ही करीब 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और एक रिकॉर्ड बनाया। वहीं पर 3,600 लोग उस मेले में अपनों से बिछड़ गए। लेकिन इस बार की जो व्यवस्था है, उस हिसाब से शाम तक भले ही वो लोग अपनों को मिल गए, लेकिन सबके नसीब में ऐसा नहीं होता है कि सभी लोग बिछड़ने के बाद अपनों से मिल पाए। इसी तरह की घटना पिछले महाकुंभ में हुई थी। वहां पे एक लड़की गायब हो गई थी और अपनों से बिछड़ गई थी। उसे काफी ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। और इस महाकुंभ में जहां से वो गायब हुई थी, वहीं पे फिर वो मिलती है। ये एक चमत्कार ही है। लेकिन वो इतने दिनों तक कहाँ पे थी, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कुछ गलत लोगों के हाथों पड़ गई थी, उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है। जब इस बात को उसके माता पिता सुनते हैं तो उनका कलेजा फट जाता है। आखिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था और वो लड़की इतने दिनों तक कहाँ थी और उस पर क्या क्या बीती, आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात की। वहाँ पे एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में केवल 4 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और एक लड़का एक लड़की। पति का नाम गंगाराम होता है और पत्नी का नाम शारदा होता है। एक लड़का था जिसका नाम विवेक होता है, उसकी उम्र 13 साल की होती है। और एक लड़की होती है जिसकी उम्र 11 साल की होती है और उसका नाम बबीता होता है। वो पिछले महाकुंभ मेले में सभी परिवार विचार बनाते हैं कि इस बार महाकुंभ का मेला हम देखने जरूर जाएंगे। सभी लोग तैयारी पूरी कर लेते हैं और वहां से ट्रेन पकड़कर प्रयागराज आ जाते हैं। जब प्रयागराज पहुंचते हैं तो यहाँ पे शाम हो जाती है। जहाँ पे मेला लगा हुआ था, उसके बाहर ही तंबू लगा हुआ था जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था थी। तो इन लोगों को भी एक छोटा सा स्थान मिल जाता है और ये लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो इन लोगों का ये प्लान था कि सुबह होते ही हम लोग पहले जाकर गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है वहां पे स्नान करेंगे। उसके बाद मेला वेला घूमेंगे, शाम होते ही फिर ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस चले जाएंगे। ये प्लान बनाकर लोग सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो सुबह सुबह उठकर ब्रश मंजर दातुन वगैरह करते हैं और उसके बाद अपनी बेटी और बेटे को साथ में लेकर गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। गंगा स्नान होने के बाद अब वो मेला घूमने लगते हैं। मेले में थोड़ी ही दूर पे पहुंचते हैं तो बबीता जो होती है वो कहती है, मुझे मेला नहीं देखना, मुझे सोना है। आप लोगों ने मुझे जल्दी जगा दिया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। हम लोग जहाँ पे थे हम वहीं पे जा रहे हैं। लेकिन उसका जो बड़ा भाई विवेक होता है वो कहता है, नहीं, मैं तो मेला घूमूंगा ही घूमूंगा, क्योंकि इतने दूरों से आया हूँ तो मेला घूमने के लिए ही। इस बात पर दोनों भाई बहन में झगड़ा होता रहता है। अब माता पिता उन दोनों के झगड़े को बढ़ाते हुए कहते हैं कि ठीक है बेटा, थोड़ा समय घूम लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी चलेंगे तुम्हारे साथ वहां पे। अकेले तुम कैसे जाओगे, और थोड़ा दूरी पे भी हम लोग आ चुके हैं, अभी चल के हम तुमों को छोड़ देंगे। लेकिन बबीता नहीं मानती। बबीता बार बार कहती है कि मुझे मेला नहीं देखना है। लेकिन उसके माता पिता उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। जब बबीता देखती है कि थोड़े दूर पे उसके माता पिता जा चुके हैं तो वो फिर दौड़कर उनके पास पहुंच जाती है। इस तरीके से रुकते रुकते वो कुछ और दूर चली जाती है। लेकिन अब बबीता से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। थोड़े दूर जाने के बाद उसके माता पिता रुककर उसका इंतजार करते हैं ताकि बबीता भी उनके पास आ जाए। और इसी क्रम में 2-3 बार होता है कि उनके पास बबीता आ जाती है। लेकिन जब चौथी बार होता है तो बबीता उनके करीब में नहीं आती, क्योंकि दोस्तों उनको ये नहीं पता होता है कि उन लोगों का पीछा कोई कर रहा है। अब वो लोग बबीता को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, बबीता बबीता बबीता, लेकिन बबीता का कहीं पे भी पता नहीं चलता। वो फिर उसी रास्ते वापस होकर देखते हैं तो बबीता वहां पे भी नहीं मिलती। फिर वो लोग आकर अपने तंबू में देखते हैं तो बबीता वहां पे भी नहीं होती है। अब ये लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। माँ की आंखों से आंसू नहीं थमता।
वो इधर उधर पागलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढा करते थे, मगर वो नहीं मिलती। तब वो खोया पाया केंद्र पे पहुंचते हैं और वहां पे बताते हैं कि मेरी बेटी गुम हो गई है, मेरी बेटी का रंग ऐसा है और कपड़ा उसने ऐसा पहन रखा है, यानी मतलब पूरा हुलिया बताते हैं। अब वहां से अनाउंसमेंट हो जाता है, इस तरह की बच्ची गायब हो गई, अगर किसी भी कैंप में मिले तो वो कृपया यहाँ पर सूचित करें, उसके माता पिता यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से करते करते शाम हो जाती है। शाम को भी कुछ पता नहीं चलता। वो फिर काफी रात तक इंतजार करते हैं और इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन बबीता का कहीं पे भी पता नहीं चलता। तब जाकर वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस हरकत में आकर उसकी बच्ची को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलता। इस तरीके से करते करते दोस्तों लगभग 4-5 दिन का समय बीत जाता है, मगर बबीता का कहीं पे पता नहीं चल रहा था। उसके माता पिता बहुत ही हैरान परेशान हुआ करते हैं, इधर उधर ढूंढा करते हैं, लेकिन बबीता का कुछ भी पता नहीं चलता। अंत में जब उसके माता पिता खोज खोज कर परेशान हो जाते हैं तो फिर वो वापस आने का प्लान बना लेते हैं। फिर वो लोग थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद दरोगा साहब से कह देते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो इस पर दरोगा साहब कहते हैं कि आप लोग अपने घर जाइए, जैसे ही आपकी बच्ची का पता चलेगा हम उसे ढूंढकर आपको सूचना दे देंगे। अब उसके माता पिता वहां से ट्रेन पकड़ते हैं और गुजरात वापिस आ जाते हैं। बबीता के माता का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। वो हैरानों परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता। इसी क्रम में दोस्तों 1 महीने बीत जाता है। अब उनके पास कोई वैसा फोटो भी नहीं था, कोई तत्कालीन ना फोटो था, और उस समय ये एंड्रॉयड मोबाइल भी बहुत कम ही लोगों के पास हुआ करता था। उनके पास केवल सादा फोन था। इस वजह से वो पुलिस को कोई फोटो नहीं दे पाए। लेकिन घर पहुंचने के बाद उनको एक फोटो मिलता है जो कि बचपन का फोटो होता है। अब उसका पिता बचपन का फोटो लेकर उस पुलिस थाने प्रयागराज में पहुंचता है और वहां पे जाकर थाने में उस फोटो को देता है। तो वहां के दरोगा साहब कहते हैं इस फोटो को लेकर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फोटो इसके बचपन का है और इस समय बच्ची 11 साल की है। इसमें काफी अंतर हो चुका होगा और इस फोटो से पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। इस फोटो को आप अपने पास ही रखिए, हम पता कर रहे हैं, जैसे ही पता चल जाएगा हम उसकी सूचना आपको जरूर देंगे, आप परेशान मत होइए। ये बात सुनकर बबीता का पिता वहां से फिर वापस अपने घर गुजरात चला आता है। इस तरीके से दोस्तों बबीता का पिता 2-4 बार प्रयागराज पहुंचता है और थाने पे जाकर पता करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे नाउम्मीदी ही मिलती है। उसे यही जवाब मिलता है कि अभी पता नहीं चल पाया है, जब पता चलेगा तो मैं आपको सूचना जरूर दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है, पुलिस अपने तरीके से काम कर रही थी, लेकिन फोटो न हो पाने की वजह से पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था और पता भी नहीं चल पाता कि बबीता आखिर है कहां पर। पुलिस चप्पे चप्पे को छान मारती है, मगर बबीता का कुछ भी पता नहीं चलता। इस तरीके से दोस्तों बबीता का पिता महीने 2 महीने में आया जाया करता था और अपनी बेटी का पता पूछा करता था, लेकिन जब उसे कुछ भी पता नहीं चलता तो धीरे धीरे वो फिर बबीता को भूलने लगते हैं, क्योंकि समय भी लगभग साल भर बीत चुका था। अब वो नाउम्मीद हो चुके थे कि मेरी बेटी अब नहीं मिलने वाली, बेहतर है उसे भूल जाना। और धीरे धीरे करके वो फिर अपनी बेटी को भूलना शुरू कर देते हैं। बबीता का पिता अपने काम काज में फिर लग जाता है। इस तरीके से करते करते दोस्तों फिर 2025 आ जाता है और इस महाकुंभ मेले में गंगाराम की पत्नी शारदा इस बार फिर जिद करती है कि मैं इस बार फिर से प्रयागराज जाऊंगी, महाकुंभ मेले में जाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल अभी भी वहीं पर लगा हुआ है। हो सकता है मेरी बच्ची मुझे दिख जाए, क्योंकि 12 साल भले ही बीत गए हों, लेकिन माँ अभी भी बबीता को भूल नहीं पाई थी। जब गंगाराम ये बात सुनता है तो वो मना कर देता है और कहता है नहीं, इस बार अब हम लोग कभी भी नहीं जाएंगे। हम कसम खा कर आए हैं कि जहां से मेरी बेटी गायब हो गई है उस जगह पे मुझे दोबारा नहीं जाना है। लेकिन शारदा जिद करने लगती है और कहती है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं जरूर अकेले ही जाऊंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बेटी की तरह मुझे भी खो दें। इस बात को सुनकर गंगाराम थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इसे अकेला भेज देता हूं तो हो सकता है वो घटना दोबारा घटित हो जाए। गंगाराम अपनी पत्नी की बात मान जाता है और जाने के लिए राजी हो जाता है।
गंगाराम का जो बेटा था वो अब 25 साल का हो चुका था। वो शहर शहर जाकर काम किया करता था और इस समय वो मुंबई में काम कर रहा होता है। तो वहां जब उसके पास उसकी माँ फोन करती है और जाने की इच्छा जताती है तो बेटा हामी भर देता है, कहता है ठीक है माँ, तुम लोग वहीं पे पहुंचो, मैं भी तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। और कुछ पैसे वो अपने माता पिता को भेज देता है ताकि उन लोगों को सफर में कोई परेशानी न हो। इधर गंगाराम और उसकी पत्नी टिकट बुक करते हैं और ट्रेन पकड़कर फिर प्रयागराज पहुंच जाते हैं। जब वो प्रयागराज पहुंचते हैं तो फिर शाम हो जाती है। मेले के बाहर जो तंबू लगा हुआ था वहीं पे उनको फिर से जगह मिलती है और वहीं पे वो आराम करते हैं। उनका इस बार का भी यही विचार था कि सुबह होगी, गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद मेला घूमेंगे, मेला घूमने के बाद शाम होगी फिर अपने घर वापस चले जाएंगे। दोस्तों ये सोचकर वो सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो पति पत्नी दोनों लोग गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। गंगा स्नान करने के बाद वहां पे वो प्रार्थना करने लगती है, मैं अपनी बेटी को लेकर पिछले बार इसी महाकुंभ मेले में आई हुई थी, लेकिन मेरी बेटी कहीं पे खो गई और आज तक उसका पता नहीं चला। मैं क्या करूं? हे ईश्वर, हो सके तो मेरी बेटी को मुझसे यहाँ पे मिला दो। दोस्तों वो गंगा स्नान करके जो ही बाहर निकलती तब तक क्या देखती हैं, उनके सामने उनकी बेटी खड़ी है। चूंकि बेटी बड़ी हो चुकी थी तो शारदा उसको सही तरीके से नहीं पहचान पाती। वो पहचानने की कोशिश करती हैं लेकिन उनकी बेटी बबीता अपनी माँ को तुरंत पहचान जाती है और अपने पापा को भी तुरंत पहचान जाती है। वो अपने माँ के गले लग जाती है और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने पिता के भी गले लगती है और फूट फूट कर रोती है और कहती है, माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों लोग मुझे इस मेले में मिल जाएंगे। मैंने सोचा था हो सकता है मेला घूमने आए और मुझे मेरे माँ बाप मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। देखो यहाँ पे कैसा चमत्कार हुआ कि तुम लोग मेरे सामने मिल गए। इस बात को सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं और अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोते हैं। उसके बाद माँ पूछती है कि बेटी, तू इतने दिनों तक कहाँ थी? आज तक तेरा पता नहीं चला, और तेरे साथ ये लड़का कौन है? इस बात को जब बबीता सुनती है तो कहती है कि माँ कुछ न पूछो, यही है जिनके सहारे आज भी मैं जिंदा हूँ और आज भी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। जो कुछ भी है वो यही है। दोस्तों उस लड़के का नाम संजय होता है। बबीता कहती है कि ये मेरे पति हैं। तब बबीता अपनी सारी बात बताने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ था। बबीता कहती है, जब हम लोग पिछले बार महाकुंभ मेले में आए हुए थे तो मैं बार बार कह रही थी कि मेरा पैर दुख रहा है, मैं आगे नहीं चल सकती, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। फिर मैं एक जगह पर रुक जाया करते थे और कुछ देर के बाद फिर आप लोगों के पास आ जाया करते थे। इसी तरीके से 2-3 बार तो मैं आपके पास आए, लेकिन चौथी बार जब था तो मैं वहीं पे रुक गए। तब मेरे पास 2 लोग आए और उन्होंने कहा कि बेटी तुम कहाँ जाना चाहती हो, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे तंबू में ले जाकर छोड़ दूंगा। जहां पे तुम्हारा तंबू है वहीं पे मेरा भी तंबू है। पता नहीं कैसे मुझे उन पर यकीन हो गया और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रास्ते में उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सुना दिया जिससे मेरी सुध बुध खो गई और मुझे तंबू पर न ले जाकर वो लोग मुझे मेले से बाहर लेकर गए, जहां पे एक कार पहले से इंतजार कर रहे थे। अब वो लोग कार में ले जाके बिठाते हैं और उस कार को लेकर पहले बिहार जाते हैं और उसके बाद जो लोग भी थे वो लोग मेरे साथ बहुत ही गलत करते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल लेकर जाते हैं और वहां पर भी बहुत कुछ मेरे साथ बुरा करते हैं। अंत में वो लोग मुझे एक कोठे पर बेच देते हैं जो कि कोलकाता का कोठा होता है। वहां पे मैं 6 साल तक रही। वहां से मैं भागना तो चाहती थी मगर भाग नहीं सकते थे। वहां मुझे कैद में रखा गया था। फिर मुझे वहां से दिल्ली भेज दिया गया और फिर मैं दिल्ली कोठे पे रहने लगी। वहीं पे ये काम करते थे और हमेशा वहां पे आया करते थे। धीरे धीरे मैं इन्हें अच्छी लगने लगी और ये एक तरह से मेरे हमेशा के कस्टमर बन गए। अब इनको मेरे बिना चैन नहीं आता था। मुझे वहां से निकलने की आज़ादी नहीं होती थी। मैं वहां से जब बाहर निकला करती थी, वहां कोठे के दलाल या एजेंट जो भी कह लीजिए, वो लोग कोई ना कोई मेरे साथ जाता था और मेरे साथ ही वापस आता था। संजय ने उस व्यक्ति से बात किया और उससे कहा कि मुझे इस लड़की को दे दो, क्योंकि संजय को मुझसे दिलो जान से प्यार हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि मैं ये काम करूं और वो चाहता था किसी न किसी तरीके से मैं यहाँ से निकाल लूं। इसी वजह से वो उस व्यक्ति से बात करता है
तो वो व्यक्ति मेरा रेट 5 लाख रुपए लगाता है, लेकिन संजय के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो संजय कहता भाई मेरे पास केवल 1 लाख रुपए ही हैं, मैं इतना ही दे पाऊंगा। कहते सुनते बात 2 लाख में तय तमाम हो जाती है। 2 लाख रुपए संजय कहीं से व्यवस्था करके उस आदमी को दे देता है और बबीता को वहां से छुड़ाकर अपने साथ लेकर आता है, अपने रूम पर रहने लगता है। उसके बाद वो वहीं पर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद फिर वो अपने गांव बिहार चला जाता है और वहीं पे फिर पति पत्नी की वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगता है। संजय ने मुझसे कई बार कहा कि तुम अपने माता पिता से चलो मिल लो, मैं तुम्हारे माता पिता से मिला दूंगा। क्योंकि मैंने संजय को सारी बात पहले ही बता चुकी थी, इसलिए संजय चाहता था कि मैं अपने माता पिता से मिलूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने माता पिता के सामने खड़ी होकर उनसे नजरें मिला सकूं। इस बार संजय ने ही मुझसे कहा कि चलो ना हो तो इस बार महाकुंभ मेला लगा हुआ है, वहीं पे तुम भी चलो, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और तुम्हारे माता पिता भी हो सकता है महाकुंभ मेले में आए हों और वहीं पे तुम उनसे मुलाकात भी कर लोगे। अब जब इतनी बात सुनती हैं उसके माता पिता तो उनका कलेजा फटकर रह जाता है, वो रोने लगते हैं। और जब बबीता की ये सारी बातें सुनते हैं संजय को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं बेटा तुम्हारी ही बदौलत मेरी बेटी मुझ तक पहुंच पाई है, तुम्हें ईश्वर करे कि तुम हमेशा सुखी रहो। उसके बाद बबीता के माता पिता कहते हैं कि बेटी मेरे घर चलो, कुछ दिन वहां पे रहना, फिर उसके बाद तुम अपने पति के घर चली जाना। दोस्तों संजय भी हामी भर देता है, बबीता भी तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी वो लोग प्रयागराज में ही हैं, वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उनके बेटे विवेक को जब पता लगता है कि मेरी बहन मिल गई है तो वो भी ट्रेन से प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है। और जब वो प्रयागराज में आ जाएगा सभी लोग मिल जाएंगे, उसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों बस ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस लोगों को जागरूक करना था कि जब भी आप लोग मेला में जाया करें या कहीं भीड़ भाड़ इलाके में जाया करें तो अपने बच्चों का साथ कभी भी ना छोड़ें, वरना इस तरीके की घटना हो सकती है और पता चले कि बाद में पछताना पड़े, जिससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कोई परिवार अपनों से छूट भी सकता है। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।